my channel. If you're new to this channel, hi, this is Komal from Study with Kips. I would really be happy if you take a moment and subscribe to my channel. I know it's been a while since I uploaded any recent video. I was not well for a few days, so I couldn't record any video. And these days made me realize how important and crucial is it to take care of your health. I hope you all are fine too. On that note, I would like to start our class. We'll discuss the chapter class 10 science, that would be life processes. Life processes, and in today's class we'll discuss few topics of life processes. We'll discuss 1/4 of the chapter, like हम 1/4 chapter discuss करेंगे, जिसमें we'll discuss about nutrition, its mode of nutrition that can be autotrophic as well as heterotrophic. We would also discuss about stomata. Before starting life processes, let me ask you a very simple question. आप किसी चीज को देखकर कैसे बताते हो कि that thing is living or not? Like what is the criteria to tell that this body is living and this is non-living? आप जनरल देख के कैसे बता दोगे? आप बोलोगे, जैसे अगर आपको एनिमल्स को बताना है, एनिमल्स, इफ यू सी अ डॉग रनिंग, तो आप बोलोगे दैट इज लिविंग. अगर डॉग सोया हुआ है तो आप कैसे बताओगे कि वो लिविंग है या नहीं है? या फिर इफ यू लुक एट प्लांट्स, मोस्ट बॉडीज में वी कैन टेल अगर कोई चीज मूविंग है तो दैट इज लिविंग. प्लांट्स मूव नहीं करते तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया. आर प्लांट्स लिविंग और नॉट? प्लांट्स लिविंग होंगे या नहीं होंगे? बिकॉज अभी तक हम बोल रहे थे कि किसी चीज को देखकर हम बता सकते हैं कि कोई चीज लिविंग होगी या नहीं होगी. कोई चीज चल रही है तो वो लिविंग है, डॉग्स रन कर रहे हैं तो वो लिविंग है, ह्यूमंस मूव कर रहे हैं सो दे आर ऑल्सो लिविंग. पर अगर कोई चीज मूव नहीं कर रही है तो आप कैसे बताओगे कोई चीज लिविंग है या नहीं है? लाइक टेक द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स, क्या आपने प्लांट्स को चलते हुए देखा है? दे डू नॉट मूव, दे आर फिक्स्ड एट देयर पोजिशन. तो आप प्लांट्स के बारे में कैसे बताओगे दैट दे आर लिविंग और नॉट? आप बताओ, आप बोलोगे कि हम प्लांट्स को देखते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, चाहे उनकी मूवमेंट एक्चुअली में चलने में ना हो बट दे ग्रो. तो आप किसी चीज को या तो चलने पे बता सकते हो या फिर अगर ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हो तब भी आप बोल सकते हो कि दैट थिंग इज लिविंग. पर अगर ह्यूमंस वॉक ना कर रहे हो, लाइक अगर कोई सो रहा है तो क्या वो लिविंग नहीं होगा? क्या एक इंसान सिर्फ सोने से नॉन लिविंग हो जाएगा? क्योंकि ना ही वो मूव कर रहा है और ना ही आप उसे देख पा रहे हो कि उसमें ग्रोथ हो रही है अभी एक टाइम पर. तो आप कैसे बोलोगे कि कोई बॉडी लिविंग है? कोई बॉडी जब लिविंग होती है तो चाहे वो हमें बाहर से एविडेंट ना हो और उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उसमें ग्रोथ रिलेटेड न्यू सेल्स डेवलप हो रहे होते हैं, जिससे पता चलता है कि दैट बॉडी इज लिविंग. तो बेसिक क्राइटेरिया क्या होगा किसी बॉडी को बोलने का कि वो लिविंग है? या तो मूवमेंट और ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, या फिर देयर वुड बी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस. जैसे आप बोलोगे कि ह्यूमंस अगर सो भी रहे हैं फिर भी आप देखोगे कि दे आर ब्रीदिंग, तो वो सांस तो ले रहे हैं. अगर सांस ले रहे हैं तो दे आर लिविंग. तो आप क्राइटेरिया फॉलो करने के लिए वी लुक एट सम बेसिक एग्जाम्पल्स. इफ दे आर फॉलोइंग दैट तो वो लिविंग होंगे, अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो नॉन लिविंग होंगे. तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस आर बेसिक फंक्शंस दैट अ बॉडी फॉलोज. एक बॉडी जो बेसिक चीजें करती है फॉर देयर सर्वाइवल, हमें जिंदा रहने के लिए जो चीजें करनी है, अगर वो हमारे में हो रही हैं, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, तो वी आर लिविंग. सो लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ लिविंग बीइंग्स दैट आर एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल. सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग्स की बात नहीं करेंगे, हम प्लांट्स की भी बात करेंगे बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग. तो लिविंग बीइंग्स में जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं फॉर देयर सर्वाइवल, वो सारे किस में फॉल करेंगे? दे वुड फॉल इनटू लाइफ प्रोसेसेस. एंड बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जो आपको इस चैप्टर में या आपके सिलेबस में स्टडी करने हैं, दैट वुड बी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज excretion. We would move on to each one of the topics in further videos. Like today we'll discuss the topic nutrition. What is nutrition and what is respiration, transportation and excretion? अभी हम बेसिक स्टडी कर लेंगे, डिटेल में हम फर्दर वीडियोस में स्टडी कर लेंगे.
न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड. अगर आप कोई भी लाइफ प्रोसेस कर रहे हो, तो आप ब्रीथ कर रहे हो, आप सो रहे हो, आपको सोते हुए भी देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस दैट मस्ट गो ऑन. तो उन प्रोसेसेस के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट. अगर हम खाना ना खाएं तो क्या हम बहुत टाइम के लिए अलाइव रह पाएंगे? नहीं. हमें जिंदा रहने के लिए थोड़े टाइम में खाना खाना पड़ता है. सो द प्रोसेस इन विच वी ईट फूड दैट फॉल्स अंडर न्यूट्रिशन. कि हमें बेसिक डाइट चाहिए टू सर्वाइव, और वो सब किस में फॉल करेगा? न्यूट्रिशन में. नाउ रेस्पिरेशन सबको लगता है इट इज ब्रीदिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग CO2. हम रेस्पिरेशन में स्टडी करेंगे कि वो ब्रीदिंग तो पार्ट होता ही है, उसके ज्यादा होता है रेस्पिरेशन. वो हम डिटेल करेंगे रेस्पिरेशन टॉपिक में, जिसमें हम देखेंगे कि बॉडी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कुछ सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करती है और हमें क्या मिलती है? बहुत सारी एनर्जी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. मतलब ऑक्सीजन तो इनहेल करनी ही है. तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होगा? हमारी पूरी बॉडी में फ्लूइड. अब हम खाना खाते हैं माउथ से, तो क्या वो खाना बॉडी के हर पार्ट को नहीं चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए? हर बॉडी पार्ट को चाहिए. तो बेसिक ट्रांसपोर्ट कौन करता है हर चीज को हमारी पूरी बॉडी में? दैट इज ब्लड. ब्लड पूरी बॉडी में हर चीज सर्कुलेट करता है. तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ बेसिक लाइफ प्रोसेस. अगर हम प्लांट्स की भी बात करें, प्लांट्स में कुछ पार्ट खाना बना रहे हैं, क्या वो खाना पूरे प्लांट को नहीं चाहिए? अगर पूरे प्लांट को चाहिए तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ बेसिक लाइफ प्रोसेस. एंड नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. अगर हम किसी चीज को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो भी कुछ रेसिड्यू बच जाता है, कुछ बच जाते हैं उसके रिमेन्स, पार्टिकल्स. तो अगर हम खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने से क्या कुछ वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होगा हमारी बॉडी में? एंड जब हम वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम उस वेस्ट की बात करते हैं दैट वी यूरिनेट. एक्सक्रीशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. एक्सक्रीशन इज नॉट शिटिंग. ये शिटिंग नहीं होगा. दिस इज बेसिकली यूरिनेटिंग. यूरिन के थ्रू जो हम वेस्ट को निकालते हैं अपनी बॉडी से, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन क्यों जरूरी है? अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिक वेस्ट जो बन रहे हैं वो एक्यूमुलेट होते रहे, वो बनते रहे बॉडी में, तो बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. तो द बेसिक लाइफ प्रोसेस वुड बी न्यूट्रिशन, जिसमें हमें खाना चाहिए. नेक्स्ट वुड बी रेस्पिरेशन, जिसमें उस खाने से क्या मिलती है? एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. नेक्स्ट वुड बी ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी पूरी बॉडी में अगर कोई सब्सटेंस बन रहा है तो वो पूरी बॉडी को चाहिए. बन रहा है का मतलब है अगर हम कुछ खा रहे हैं तो वो पूरी बॉडी को चाहिए. तो वो पूरी बॉडी में कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन. एक्सक्रीशन होगा. अगर कोई भी वेस्ट बन रहा है उसको रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास ऑन न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में हम बोल रहे हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड. मतलब हमें खाना चाहिए. इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड. अब फूड ऑब्टेन करने के देयर कैन बी टू मोड्स. वन मोड इज ऑटोट्रॉफिक एंड द अदर मोड इज हेटेरोट्रॉफिक. What is meant by autotrophic mode of nutrition? Auto means self. Auto का मतलब क्या है? Self. ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो बींग्स है वो खुद अपना खाना प्रोड्यूस करें. अब आपको क्या लगता है ह्यूमन बींग्स अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं? एक और चीज, किचन में जाके खाने कुक करने को खाना प्रोड्यूस करना नहीं बोलते हैं. तो हम ऑटोट्रॉफिक नहीं है. हम ऑटोट्रॉफिक नहीं है क्योंकि हम खाना खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो जो खाना खुद से प्रोड्यूस करते हैं, दे आर नोन, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस देयर ओन फूड. वो अपना खाना खुद बनाते हैं. और खाना खुद बनता किस प्रोसेस से है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स खाना बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फोटो, बेसिक लाइट. सनलाइट की प्रेजेंस में जब खाना बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दैट मोड इज ऑटोट्रॉफिक एंड दैट प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस.
तो आपको क्या लगता है कि अगर आप धूप में जाके खड़े हो जाओगे तो आप खाना बनाने लग जाओगे? ऐसा तो नहीं होगा। तो हम ह्यूमन बींग्स फॉल इन हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और प्लांट्स किसमें फॉल करेंगे? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ऑटो का मतलब है वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। तो अगर हम देखें खाना बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी, अगर ह्यूमंस नहीं बना पा रहे इसका मतलब ह्यूमंस उन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करते। तो प्लांट्स को बेसिक क्या चाहिए होता है खाना बनाने के लिए? विल सी दैट व्हाट आर द बेसिक रॉ मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक फूड। प्लांट्स को खाना बनाने के लिए बेसिक, एक सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। एनसीईआरटी में देयर इज अ एक्टिविटी गिवन, आप उसे रीड कर सकते हो। जिस एक्टिविटी में शो किया है अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी प्लांट के पास तो वो खाना नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट वुड बी वाटर। हम प्लांट्स को पानी डालते हैं रूट्स पे, वो रूट्स पे पानी डालने से वो प्लांट के पास पहुंच जाता है और उससे वो क्या प्रोड्यूस कर पाते हैं? खाना प्रोड्यूस कर पाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को और न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं जो उसे मिलते हैं सॉइल से। जैसे न्यूट्रिएंट्स में अगर उसे नाइट्रोजन चाहिए तो सॉइल में देयर इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, या फिर न्यूट्रिएंट्स और कोई भी अगर न्यूट्रिएंट प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए तो वो न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेंगे? सॉइल से। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट वुड बी क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल। आपने 9th में किया होगा क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेल का होता है। क्लोरोफिल जिसके पास होगी इसका मतलब है प्लांट का कलर ग्रीन है। ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इसका मतलब सिर्फ प्लांट्स खाना नहीं बनाते हैं। कौन खाना प्रोड्यूस करते हैं? ग्रीन प्लांट्स। बिकॉज बेसिक रॉ मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक फूड इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज क्लोरोफिल। अगर इनमें से कुछ नहीं हुआ तो प्लांट खाना नहीं बना पाएंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सनलाइट। धूप में खाना बनता है, जब सनलाइट प्लांट को मिलती है तब खाना प्रोड्यूस होता है, अदरवाइज खाना प्रोड्यूस नहीं होगा। सो व्हाट आर द बेसिक रॉ मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड? दैट वुड बी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अब ये सारी चीजें प्लांट को मिलती कैसे हैं? विल डिस्कस दैट। CO2 मिलती है थ्रू एयर। अभी आप यहाँ पर ब्रैकेट में लर्न कर लो स्टोमेटा। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि स्टोमेटा क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? एयर से। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सारी गैसेस है। वाटर कहाँ से मिलता है प्लांट्स को? रूट से। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से। क्लोरोफिल, अगर प्लांट ग्रीन है तो उसके पास क्लोरोफिल खुद से होगी। नेक्स्ट इज सनलाइट। सनलाइट का नेचुरल सोर्स ही क्या है? सन। तो सनलाइट कहाँ से मिलती है? सन से। So this is important question for exam. What are the basic raw materials and what is the source? उन सबका source भी आपको learn करना है। अभी हमने देखा photosynthesis is the process of making food with the help of chlorophyll and sunlight and CO2. इन सबको यूज करके जो खाना बनता है जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। और अगर उसकी रिएक्शन लिखे तो ये बेसिक रिएक्शन होती है ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या बनेगा प्लांट्स का? खाना बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड वाटर। CO2 एंड वाटर, CO2 और वाटर मिलके क्या बनाते हैं प्लांट्स का? खाना। और उस खाने को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज, C6H12O6। और क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। हम सबको पता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन। और क्योंकि खाना बनाना है तो खाना भी बनेगा। खाने को हम बोलते हैं ग्लूकोज, C6H12O6। और जो ये रिएक्शन है ये डायरेक्ट नहीं होता। एक और चीज, हम एरो के ऊपर, ये साइड है रिएक्टेंट्स और ये साइड क्या है? प्रोडक्ट्स। उन दोनों को हमने सेपरेट किया है विद एरो। और एरो के ऊपर हमें नेसेसरी कंडीशंस लिखनी होती है जो रिक्वायर्ड होती है रिएक्शन को होने के लिए। तो रिक्वायर्ड क्या है? क्लोरोफिल और सनलाइट। तो हमने उसे कहाँ लिख दिया? एरो के ऊपर और नीचे। अब जो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा ये डायरेक्टली सिंगल स्टेप में नहीं होता कि आपको लगे ये दोनों मिले और ये दोनों बन गए। ऐसे ये नहीं होता।
इट इज कैरिड इन 3 बेसिक एंड सिंपल स्टेप्स। वो 3 स्टेप्स कौन से हैं? फर्स्ट स्टेप है, प्लांट धूप में खड़ा होगा, प्लांट है और धूप फॉल कर रही होगी उस पर, तो पहले तो वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है क्योंकि सनलाइट चाहिए। तो प्लांट ने लाइट एनर्जी को क्या किया? एब्जॉर्ब किया बाय क्लोरोफिल। अब प्लांट में, लीफ में क्लोरोफिल होती है। अब क्लोरोफिल वाला पार्ट सनलाइट को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। अब आप बताओ, फोटोसिंथेसिस में बस लाइट को एब्जॉर्ब करना था या खाना बनाना था? खाना बनाना था। अभी तक इसने लाइट को क्या किया है? सिर्फ एब्जॉर्ब। मतलब सनलाइट मिल गई, क्लोरोफिल मिल गई, ये 2 चीजें हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा? क्या हमें लाइट चाहिए? नहीं, हमें चाहिए लाइट एनर्जी से एक रिएक्शन चाहिए जिसमें खाना बने। तो हम बोलते हैं लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी जो सनलाइट के पास है, केमिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जब कोई केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है। अब लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी में। और जो वाटर प्लांट ने रूट से लिया था वो स्प्लिट हो जाता है इनटू H2 एंड O2। लाइट एब्जॉर्ब हुई, लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद पानी किसमें स्प्लिट हो गया? H2 और O2 में। क्योंकि जब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, और रिएक्शन क्या हुआ? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ द लास्ट प्रोसेस वुड बी, अब आप देखो, आपको चाहिए था इस रिएक्शन में O2 और खाना। O2 तो आपको मिल गया, क्या बचा है? H2। और अभी तक हमने कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज नहीं किया, तो ये जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये ऐड हो जाती है H2 के साथ और बन जाता है मेन खाना। और इस रिएक्शन को हम कंबाइन करके कैसे लिखते हैं? CO2 प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। और आपको इसे लर्न करना है कि ये प्रोसेस 3 बेसिक स्टेप्स में होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। पहले एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, फिर वो एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, केमिकल एनर्जी से एक रिएक्शन हुआ जिसमें वाटर से क्या मिला? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस रिएक्शन के बाद हमें ऑक्सीजन मिल चुका है पर हाइड्रोजन हमें नहीं चाहिए। अब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और क्या बना देता है? खाना। O2 मिल चुका था, ये चाहिए था, ये भी मिल गया, तो ये बेसिक रिएक्शन हमारी हो गई। अब आप एक वर्ड नोटिस करोगे, यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा कन्वर्जन ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज, हमने एक वर्ड यूज किया है दैट इज रिडक्शन। व्हाट इज मेंट बाय रिडक्शन? रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब भी किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड होती है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर किया है क्लास 10 का तो आपको पता होगा रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो CO2 में क्या पहले हाइड्रोजन थी? नहीं थी। क्या इसमें अब हाइड्रोजन आ गई है? आ गई है, तो इसका क्या हुआ है? रिडक्शन। तो आपको इसको एग्जाम में ऐसे ही लिख कर आना है और लर्न करना है रिडक्शन ऑफ CO2 टू गिव कार्बोहाइड्रेट्स। इसको आपको कुछ भी ऑल्टर नहीं करना और ऐसे ये 3 पॉइंट्स को लिख कर आना है जिन बेसिक स्टेप्स में फोटोसिंथेसिस होता है और खाना प्रोड्यूस होता है। सो आई होप आपको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लियर हुआ होगा। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा? एक और चीज, प्लांट ने खाना प्रोड्यूस किया और वो खाना प्रोड्यूस, कुछ उसकी एनर्जी जो उसे एनर्जी मिली, कुछ काम कर लिया, अब उसके पास कुछ एनर्जी सेव हो जाएगी, कुछ खाना उसके पास सेव हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा खाना प्लांट्स में स्टोर होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम, व्हाट इज द इंटरनल रिजर्व ऑफ प्लांट्स? प्लांट्स का जो रिजर्व होता है, जो वो स्टोर करके रखते हैं, वो क्या होता है? स्टार्च। और एनिमल्स भी आपने देखा होगा, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम लोग अगर एक दिन ना खाएं तो भी हम सरवाइव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनिशियली बॉडी रिजर्व सेव होता है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने खाना खाया, एनर्जी आई, फिर खाना खाओगे, फिर काम कर पाओगे। आप खाना खाने के ब्रेक में भी काम कर पाते हो क्योंकि आपके पास कुछ फूड सेव हो जाता है। और एनिमल्स में जिस फॉर्म में वो सेव होता है दैट इज ग्लाइकोजन। प्लांट्स का एक्स्ट्रा खाना किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च। एनिमल्स का एक्स्ट्रा खाना किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। अब हम पढ़ेंगे कि स्टोमेटा क्या होता है, बिकॉज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वही पेंडिंग है हमारा। व्हाट इज स्टोमेटा? देखो स्टोमेटा में क्या होगा, अगर हम बात कर रहे हैं एक लीफ की, तो एक लीफ पे एक
वैक्सी सब्सटेंस होता है जो उसे प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना आए। वो आपने क्लास 9th में किया था। क्लास 10th में हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। क्लास 10th में हम डिस्कस करेंगे कि जो एक लीफ है उसके छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब लीव्स में छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स कह लो, छेद कह लो, पोर्स होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर, पोर्स। और उन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। मतलब पूरी लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होंगे, यहाँ पर पोर है, यहाँ पर पोर है, यहाँ पर पोर है। इन सारे पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर। और स्टोमेटल पोर एक होल है, होल से क्या हो सकता है, चीजों का एक्सचेंज हो सकता है। और जो ये स्टोमेटल पोर होते हैं इनको सराउंड करते हैं एक टाइप के सेल्स। उन सेल्स को हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड का मतलब ही क्या होता है, प्रोटेक्ट करने का। तो स्टोमेटल पोर को कौन प्रोटेक्ट करता है, गार्ड सेल्स। और ये किडनी शेप्ड होते हैं। देखो ये आपको राजमा जैसे लग रहे होंगे, किडनी शेप। ठीक है, तो स्टोमेटल पोर को गार्ड कौन करते हैं, प्रोटेक्ट कौन करते हैं, गार्ड सेल्स। अब स्टोमेटल पोर का फायदा क्या होता है, व्हाट आर द टू फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। फर्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या प्लांट को गैसेस एक्सचेंज नहीं करना, क्या उसे CO2 लेकर ऑक्सीजन रिलीज नहीं करनी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो कहां से रिलीज करेगा, थ्रू दीज स्मॉल पोर्स। इन पोर्स से वो रिलीज करेगा गैसेस को, एक्सचेंज करेगा। मतलब फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा होगा, CO2 इनहेल कर रहा होगा और क्या एक्सहेल कर रहा होगा, ऑक्सीजन। ये हो रहा है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पहला पार्ट हमने किया, इट plays the role in the exchange of gases, oxygen and carbon dioxide. Next role would be loss of water by transpiration. अभी हमने exchange of gases किया, इससे आपको क्लियर हुआ होगा जब मैंने यहाँ पर एयर बोला था, मैंने यहाँ पर बोला था थ्रू स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, एयर में से ही होता है, पर स्टोमेटा के थ्रू। कहीं वहां पे एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ यहीं पर एक्सचेंज होगा। वैसे स्टेम्स, लीव्स, रूट्स से भी एक्सचेंज हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट इज लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। अब आपको पता होगा कि प्लांट्स जो लीव्स हैं, अगर यहाँ पर सन है तो ये कॉन्टिन्यूसली पानी को लूज भी कर रही होती है। उस लॉस ऑफ वाटर को भी कौन रेगुलेट करता है, गार्ड सेल्स, या फिर हम बोलते हैं स्टोमेटा। दोनों फंक्शन स्टोमेटा के भी होंगे और गार्ड सेल्स के भी होंगे। गार्ड सेल्स रेगुलेट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, मतलब स्टोमेटा का काम जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है, गार्ड सेल्स। और स्टोमेटा किसमें हेल्प करता है, इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और जो पानी का लॉस होगा वो भी कहां से होगा, स्टोमेटा से। और गार्ड सेल्स का रोल क्या होता है, इट रेगुलेट्स ओपनिंग and closing of stomata. It regulates opening and closing of stomata. इसका मतलब क्या है, अगर आप देखो ये हमने ड्रॉ किया गार्ड सेल, ये क्या है, स्टोमेटल पोर। अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो ये स्टोमेटल पोर ओपन है, खुला हुआ है स्टोमेटल पोर, और ये स्टोमेटल पोर कैसा है, closed. This is open stomatal pore and this is closed stomatal pore. और ये रेगुलेट कौन कर रहा है, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स ने इसे खोल दिया तो ये ओपन हो गया, गार्ड सेल्स ने बंद कर दिया तो ये कैसा हो गया, क्लोज। तो स्टोमेटा की ओपनिंग को रेगुलेट करता है गार्ड सेल, और स्टोमेटा का फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। अगर हम इसमें बात करें तो स्टोमेटा ओपन कब होता है और क्लोज कब होता है, जब ये पानी को गेन कर लेता है। जब इसके अंदर पानी आ गया तो ये खुल जाएगा, और जब पानी चला गया तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, क्लोज। सो गार्ड सेल्स स्टोमेटल पोर को ओपन कर देते हैं, या फिर ये स्वेल हो जाता है। स्वेल कब हो जाता है, जब पानी को गेन कर लेता है। जैसे ही पानी बाहर चला गया स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, क्लोज। और जैसे स्टोमेटल पोर ओपन है, गैसेस का एक्सचेंज भी हो सकता है। स्टोमेटल पोर ओपन है, गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। जैसे प्लांट ने अगर खाना प्रोड्यूस करना है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो पानी को गेन करेगा।
पानी को गेन करेगा और किसका एक्सचेंज भी हो रहा होगा, गैसेस का। और जब उसे गैसेस का एक्सचेंज नहीं चाहिए तो वो इसको क्लोज कर लेगा, क्योंकि पानी का लॉस भी हो सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। पानी का लॉस बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए ये स्ट्रोमेटल पोर को क्या कर लेता है, क्लोज। So this is opening and closing of stromatal pore that is regulated by guard cells. So I hope आपको अभी तक क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए होता है। Now we will move to heterotrophic mode of nutrition. Now we will study about heterotrophic mode of nutrition in which animals depend upon plants for their food. मतलब ऑटोट्रॉफिक में प्लांट्स खुद खाना बना रहे थे, हेटेरोट्रॉफिक्स में वो प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड होंगे, किसके लिए, खाने के लिए। मतलब दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। तो अगर हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें, देन इट इज क्लासिफाइड फर्दर इनटू 3 टाइप्स। वन वुड बी सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। मतलब जो डेड चीजों के ऊपर फीड करते हैं वो किसमें आते हैं, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपके घर के आसपास कोई एनिमल जिसकी डेथ हो गई है और दूसरे एनिमल्स उस पे फीड कर रहे हैं, तो वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जिसमें एग्जाम्पल आएंगे ईगल और वल्चर। इन दिस दे ब्रेक डाउन फूड आउटसाइड द बॉडी। मतलब फूड को बाहर ही तोड़ लिया और अंदर बॉडी क्या कर लेगी, उसे एब्जॉर्ब। So this mode is saprophytic mode of nutrition। और अगर आपने मशरूम्स को देखा हो तो मशरूम्स भी डेड चीजों में से उगते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर में से ग्रो करते हैं। So this is also a saprophyte and a plant saprophyte। Next would be parasitic mode of nutrition। Parasites क्या होते हैं, Parasites are those organisms जो दूसरे के ऊपर फीड करते हैं बिना उन्हें मारे। मतलब अगर हम एग्जाम्पल ले, एक वेग साइड एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं कि मस्कीटोज भी क्या होंगे, पैरासाइट। मस्कीटोज क्या करते हैं, आपके हाथ पे आते हैं, खून चूसते हैं, आपकी बॉडी से खून चूसा, क्या उससे आपकी डेथ हुई, नहीं, और वो खुद चले जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी पे फीड करते हैं, और होस्ट की बॉडी पे फीड करके उन्हें अपना न्यूट्रिशन, अपना खाना मिल जाता है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। दे acquire food from plant and animals without killing them। मतलब वो उनको मारेंगे नहीं, उससे खाना ले लेंगे, फिर भी सिर्फ ऐसे एब्जॉर्ब करके। जैसे अगर आप बात करो लीचीज की या टेप फॉर्म की, पेट में जो कीड़े हो जाएंगे, वो कीड़े भी खाना तो आपकी बॉडी से ले रहे हैं पर उससे डेथ नहीं होती है। या फिर अगर हम लाइस की बात करें, जू की, तो वो भी आपसे ही फीड करती है और आपकी उससे डेथ नहीं होती है। सो वो किसका एग्जाम्पल होंगे, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द थर्ड वुड बी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगे ह्यूमन बींग्स, जो खाना बाहर से लेते हैं और अंदर बॉडी ब्रेक करती है छोटे छोटे कंपोनेंट्स में। उसमें एग्जाम्पल्स कौन से आएंगे, ह्यूमन बींग्स, एमीबा और पैरामीशियम। एमीबा और पैरामीशियम। अब अगर हम बात करें एमीबा की, अगर आपने देखा होगा एमीबा जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर का मतलब होगा उसके पास एक ही सेल, और जब किसी ऑर्गेनिज्म के पास एक ही सेल हो तो उसे सारे काम खुद करने पड़ते हैं। अगर एक बंदा अकेला रह रहा है कहीं जाकर तो उसे सारे काम अपने खुद करने होंगे, अपनी लॉन्ड्री, अपना कुछ भी सामान लाना, शॉपिंग, ग्रोसरीज, सब कुछ खुद करना पड़ेगा। और अगर आप एक फैमिली में स्टे करते हो तो आपके रोल्स जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। किसी को खाना कुक करना है, किसी को जॉब करनी है, कोई पढ़ रहा होगा, तो सबके जो काम है वो कैटेगराइज है। इसका मतलब जब बहुत सारे सेल्स होते हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर होती है, काम बांट दिया जाता है। और जब एक ही सेल होता है तो वो सारे काम खुद से करता है। एमीबा क्योंकि एक ही सेल है तो वो सारे काम खुद से करेगा। हमारी बॉडी, ह्यूमन बींग्स आर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब है हर सेल का अपना फंक्शन है, किसी सेल ने कोई काम करना है और किसी सेल ने दूसरा काम करना है। तो क्योंकि हर सेल ने अपना काम करना है, क्या हमारी बॉडी में डिफ्यूजन के थ्रू खाना अंदर जा सकता है? जैसे अगर हम एमीबा की बात करें, ये होगा एमीबा, रैंडम सी कोई भी शेप होती है एमीबा की। एमीबा खाना को अपने आप अंदर इनहेल कर लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन।
आपने डिफ्यूजन प्रोसेस भी क्लास 9th में किया होगा, जिसमें आपने देखा होगा अगर आप रूम में एक कॉर्नर पे अगरबत्ती जलाते हो तो उसकी फ्रेग्रेंस पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। उसका रीजन क्या होगा, यहाँ पर जहां पर आपने जलाई है यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गई, दूसरी जगह लो है तो वो हाई से लो जाएगा, फिर यहाँ पर हाई हो गई, यहाँ पर लो है तो वो हाई से लो जाएगा, फिर हाई से लो जाएगा। ऐसे वो इंसेंस स्टिक पूरे रूम में फैल जाती है उसकी फ्रेग्रेंस। वही प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना। अब अमीबा ने खाना देखा, अमीबा के पास अंदर खाना नहीं था, बाहर खाना है, उसने खाना अंदर ले लिया। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो किससे पूरी हो जाती हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्या आप ह्यूमन बींग्स में सोच सकते हो कि ह्यूमन बींग्स के सामने खाना पड़ा होगा और वो अपने आप अंदर चला जाएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो ह्यूमन बींग्स में डिफ्यूजन से खाना अंदर नहीं जाता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, व्हाई इज डिफ्यूजन insufficient to meet the requirements of a multicellular organisms? It is because all the cells are not in direct contact with the environment. इसमें एक ही सेल है और वो बाहर के साथ कांटेक्ट में, और वो खाने को क्या ले लेगा अंदर। क्या हमारी बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं, सेल्स से टिश्यूज बने हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बने हैं, क्या सारे सेल्स बाहर के कांटेक्ट में हैं? नहीं है। अगर सारे सेल्स बाहर के कांटेक्ट में नहीं है तो डिफ्यूजन के थ्रू खाना अंदर नहीं आ सकता। सो डिफ्यूजन से हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स तो पूरी नहीं हो सकती है। आई होप आपको वो क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज हमने देखा सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। सेप्रोफाइट्स जो डेड और डिकेइंग पे फीड करते हैं, पैरासाइट्स जो दूसरी की बॉडी में जाते हैं, उनसे खाना लेते हैं, उन्हें मारते नहीं है। नेक्स्ट वुड बी होलोजोइक, जो बाहर से सॉलिड खाना लेते हैं और अंदर बॉडी उसको ब्रेक करती है, जिसके एग्जाम्पल्स थे ह्यूमंस, अमीबा और पैरामीशियम। अब हम डिटेल में करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे होता है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो किसी में भी, ह्यूमन बींग्स में या अमीबा में, न्यूट्रिशन इज क्लासिफाइड इन 5 टाइप्स। बेसिक न्यूट्रिशन जो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक था, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था कि कैसे खाना प्रोड्यूस हो रहा है। ये न्यूट्रिशन के 5 टाइप्स है, 5 स्टेप्स यू कैन से, स्टेप्स हैं जिसमें न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। सबसे पहले आप खाने को क्या करोगे, इंजेस्ट। इंजेशन इज इनटेक ऑफ फूड। अगर आपको खाना ऑब्टेन करना है तो आप सबसे पहले खाने का क्या करोगे, इनटेक किया, खाना अंदर गया। नेक्स्ट प्रोसेस इज डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट करना इनटू सिंपल। मतलब हम जो भी खाना खाते हैं, अगर आप कोई भी चीज खा रहे हो, चिप्स के पैकेट के पीछे आप देखो तो उसके पीछे न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी होगी, कितने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, कितने फैट्स खाए, कितने विटामिन खाए आपने। तो वो जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, हमारी बॉडी डायरेक्टली उन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो सबसे पहले उनका क्या होना जरूरी होता है, ब्रेक होना इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। पहले आपने खाना अंदर खाया, खाना डाइजेस्ट हो गया, सिंपल में हो गया। इसके बाद हमारी बॉडी उसे क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि जब तक बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी तब तक उस खाने से कोई एनर्जी नहीं मिलेगी और हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो बॉडी उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ब्लड लेकर जाता है सारे सेल्स के पास और बॉडी क्या करेगी, उसे एब्जॉर्ब। एसिमिलेशन का मतलब क्या होगा, जो ब्लड है वो सेल्स के पास लेकर जाएगा फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ग्रोथ करनी है आपको, अपने आप को मेंटेन करना है, रिप्रोडक्शन करना है, इन सब के लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए प्रोसेस में कहाँ जाता है, वो किस में क्लासिफाइड होगा, वो एसिमिलेशन में। आपने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट हुआ, खाना एब्जॉर्ब हो गया, खाना सेल्स के पास चला गया एनर्जी के लिए। अब लास्ट में खाने को क्या कर दोगे आप, इजेस्ट। इजेशन इज बेसिकली शिटिंग। जो भी आपका वेस्ट बना बॉडी में उसको रिमूव करना जरूरी है, और वो रिमूव किस प्रोसेस से होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। इंजेशन से खाना लिया, इजेशन से खाना बाहर कर दिया। यही प्रोसेस फॉलो होता है अमीबा में। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो आप बोलोगे इट इज कैरिड इन 5 स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा क्या करता है, अमीबा के पास ना सूडोपोडिया होता है। सूडोपोडिया का मतलब है फॉल्स लेग्स। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स लेग्स। इसके पास फॉल्स लेग्स होती है, फेक सी। जैसे ही खाने को देखता है तो खाने को पहले इंटेक किया, इंटेक करने के लिए क्या करता है, इंटेक करने के बाद ही उसे एक फूड वैक्यूल अपनी लेग से खाने को पूरा अंदर कर लेता है, और उस फूड वैक्यूल से
नेक्स्ट प्रोसेस होगा डाइजेशन, क्योंकि पहले खाने को इनटेक किया, खाने को देखा, इसके बाद डाइजेशन में खाने को क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करेगा। ये जो खाना इसने लिया था वो कॉम्प्लेक्स था, इसकी बॉडी डायरेक्टली उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, तो ये क्या करेगा, फूड वैक्यूल बनाकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, वेयर डज डाइजेशन इन एमीबा टेक्स प्लेस? डाइजेशन कहाँ होती है? इनसाइड अ फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जो इसने लेग्स बनाई है उसमें फूड ब्रेक होगा सिंपल पार्ट्स में। नेक्स्ट इसकी बॉडी क्या कर लेगी, इसे एब्जॉर्ब कर लेगी। एसिमिलेशन, अब बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, ये सारे सेल्स के पास चला जाएगा, अमीबा में एक ही सेल है, सेल के पास चला जाएगा, ताकि वो उस सेल से ग्रोथ के लिए यूज कर सके या रिप्रोडक्शन के लिए यूज कर सके। नेक्स्ट वुड बी इजेशन, खाना खाया, खाने के बाद जो वेस्ट बना इसने अब उसको बाहर निकाला। जैसे इसने खाना अंदर लिया था वैसे इसने वेस्ट को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो ये प्रोसेस कौन सा हुआ, इजेशन। पहले खाना अंदर लिया, फूड वैक्यूल में उसे डाइजेस्ट किया, फिर एब्जॉर्ब किया, फिर एनर्जी मिली, सारे सेल्स के पास गया एनर्जी के लिए, फिर लास्ट प्रोसेस क्या हुआ, इजेशन। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का, दैट वुड बी डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे क्लासिफाइड होगा या कैसे परफॉर्म होगा, अब हम वो देखेंगे। विल डिस्कस न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अभी तक हमने न्यूट्रिशन डिस्कस कर लिया है इन प्लांट्स, इन एमीबा, और अब हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इन ह्यूमन बींग्स। और फर्स्ट प्रोसेस इज इनटेक ऑफ फूड। सबसे पहले खाना कहाँ जाएगा, अंदर। अब खाना इनटेक कहाँ से करते हो, माउथ से। माउथ से हम खाना क्या करेंगे, इनटेक, खाएंगे। खाने के बाद हमारे माउथ में होते हैं टीथ, और टीथ का रोल क्या होता है, इट प्लेज द रोल इन मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। मतलब खाने को छोटे छोटे पीसीज में कट करना, वो किसका काम होगा, टीथ का। तो सबसे पहले खाना माउथ में आया, माउथ में टीथ ने क्या कर दिया, उसको छोटे छोटे पीसीज में कट कर दिया। बेसिकली मैकेनिकल का मतलब होता है कोई काम। मैकेनिकल ब्रेकडाउन किसका किया, फूड का। अब हमारे माउथ में सलाइवा होता है, सलाइवा मतलब जिसे आप बोलते हो थूक। तो सलाइवा का रोल क्या होता है, हमारे माउथ में एक ग्लैंड है जिसे हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। जैसे आपने सुना होगा स्वेट ग्लैंड। स्वेट अगर हमारी बॉडी से निकलता है, कोई भी बॉडी पार्ट अगर कुछ सिक्रीट करता है, कुछ बाहर निकालता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड्स क्या निकालते हैं, स्वेट को, पसीने को। सलाइवरी ग्लैंड्स, माउथ में कौन से ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड। तो वो ग्लैंड क्या सिक्रीट करेंगे, वो सिक्रीट करते हैं एक एंजाइम को, और एंजाइम का काम होता है एक को दूसरे में कन्वर्ट करना। देखो हमने न्यूट्रिशन किया, न्यूट्रिशन का पहला प्रोसेस होता है इनटेक ऑफ फूड, कर लिया इनटेक, माउथ से इनटेक हो गया, पहला प्रोसेस इज डन। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन का मतलब होगा ब्रेकिंग द फूड इनटू सिंपल पार्ट्स। अब फूड ब्रेक करने के लिए चाहिए होते हैं हमें एंजाइम्स। एंजाइम्स वो कैटलिस्ट होते हैं, या बोल लो एंजाइम्स वो लोग होते हैं जो बड़ी चीज को छोटे में तोड़ते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो बड़ी चीज को क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। अब हमने बोला माउथ में सलाइवरी ग्लैंड, माउथ में कौन सा ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, और ग्लैंड कुछ सिक्रीट करते हैं जो डाइजेशन करते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड एक एंजाइम सिक्रीट करेगा जो डाइजेशन में रोल प्ले करेगा, और उस एंजाइम का नेम होता है सलाइवरी अमाइलेज। क्या नेम होगा, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का पहला रोल होता है, और एक और रोल होता है। देखो डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड को सिंपल में ब्रेक करना। कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खाते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, और उसका सिंप्लीफाइड वर्जन जो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी वो होता है ग्लूकोज। जैसे आपने देखा होगा ग्लूकोज डी पीते ही बिल्कुल इंस्टेंट एनर्जी आती है। वो इंस्टेंट एनर्जी क्यों आती है, कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं पहले वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और फिर एनर्जी आती है। अगर आप डायरेक्टली ग्लूकोज लोगे तो डायरेक्टली एनर्जी आएगी। तो हम यही बोल रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। क्या एब्जॉर्ब कर लेगी, ग्लूकोज। तो एंजाइम्स हमारी बॉडी के कार्बोहाइड्रेट्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में।
प्रोटीन्स को किसमें कन्वर्ट करते हैं, एमिनो एसिड्स में। फैट्स को कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। मतलब हम जो खा रहे हैं उसमें ये है, पर हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, हमें किसमें कन्वर्ट करना है, इन सब में। और वो कन्वर्ट कौन करेंगे, एंजाइम्स। तो सबसे पहले कौन सा एंजाइम रोल प्ले करता है, वो होता है हमारे माउथ में। माउथ में ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, और इसका काम होता है टू कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। मतलब पहली कन्वर्जन कौन करता है, सलाइवरी अमाइलेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, वेयर डज डाइजेशन इन आवर बॉडी स्टार्ट्स। हमारी बॉडी में डाइजेशन कॉम्प्लिकेटेड से सिंपल टूटना कहाँ शुरू हो जाता है, इन दी माउथ इटसेल्फ। माउथ में ही डाइजेशन शुरू हो जाती है। तो कौन डाइजेशन शुरू करता है, कौन सा एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज। कौन सिक्रीट करता है उस एंजाइम को, सलाइवरी ग्लैंड, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, माउथ में। तो पहला पार्ट तो हो गया, कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट करना था, ग्लूकोज में। मोस्टली इसने कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट कर लिया, ग्लूकोज में। अब देखो खाना माउथ से आया, और अगर आपने देखा होगा माउथ में जो सलाइवा होता है उसका रोल क्या होता है, इट मॉइस्चन्स द फूड। मतलब आपने नोटिस किया होगा अगर हम खाना खाते हैं और सब्जी भी सूखी हो, रोटी भी सूखी हो, तो खाना ना नीचे नहीं जा रहा होता गले से। इसका मतलब क्या है, या फिर हमने बहुत देर तक पानी नहीं पिया तो आपको फील होगा कि गला सूखा हुआ ऐसा है, तो आप खाना खाओगे वो भी अंदर नहीं जाएगा। इसका मतलब है सलाइवा की कमी है आपके अंदर अभी। तो सलाइवा के लिए, सलाइवा का रोल क्या होता है, एक मॉइस्चर्स दी फूड, ये खाने को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। और कोई चीज गीली हो तो उसके लिए नीचे जाना आसान होता है। तो आपने खाना खाया, खाना खाने में टीथ ने क्या किया, तोड़ दिया, मैकेनिकल ब्रेकडाउन। सलाइवरी ग्लैंड ने सिक्रीट किया सलाइवरी अमाइलेज, जिसने कार्बोहाइड्रेट्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में। पहला डाइजेशन का काम हो गया। अब खाना कहाँ जाएगा, नीचे। नीचे होती है फूड पाइप, यहाँ पर क्या है पूरी, फूड पाइप। फूड पाइप को हम बोलते हैं इसोफेगस। क्या बोल रहे हैं, इसोफेगस। अब यहाँ पर खाना नीचे कैसे जाएगा, कोई मोटर तो लगी नहीं हुई है कि खाना नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मसल्स होती हैं ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फिर रिलैक्स करती हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फिर रिलैक्स करती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट। खाना यहाँ आया, रिलैक्स कर दिया, फिर खाना यहाँ आया, फिर रिलैक्स कर दिया। तो खाना बार बार कहाँ आ रहा है, नीचे। और इसको हम बोलते हैं, जो ईसोफेगस में होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। Important question for exam, define peristalsis. Peristalsis means the rhythmic contraction and relaxation of the muscles of food pipe या esophagus. इसकी मसल्स जो बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है, जिसकी वजह से खाना नीचे जा रहा है, which pushes the food downwards. This process is known as peristalsis. It is the process of rhythmic contraction and relaxation of muscles to push the food downwards. खाना माउथ से कहाँ चला गया, ईसोफेगस में पेरिस्टालिसिस हुआ, खाना कहाँ चला गया, नीचे, स्टमक में। खाना कहाँ चला गया, स्टमक में। अब अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक के पास भी एक ग्लैंड होता है, और उस ग्लैंड का नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अगर आप कभी कोई दवाई देखो और वहां पर गैस्ट्री वर्ड यूज किया हो या गैस यूज किया हो, तो वो नॉर्मली स्टमक के लिए ही होता है, क्योंकि स्टमक के लिए एक वर्ड चलता है गैस्ट्रिक। तो स्टमक के पास जो ग्लैंड होता है वो कौन सा ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और स्टमक एक जूस सिक्रीट करता है जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। कौन से जूस हैं, गैस्ट्रिक जूसेस। स्टमक ना एक रोल के साथ आया था कि स्टमक ने क्या करना था, स्टमक के पास एक एंजाइम होता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड को सिंपल में कन्वर्ट कौन करेंगे, एंजाइम्स। पेप्सिन एक एंजाइम है जो कन्वर्ट करता प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में। पेप्सिन ने किसको कन्वर्ट करना था, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में। पर पेप्सिन ना एक शर्त लेकर आया कि मैं तभी काम करूंगा जब मीडियम एसिडिक होगा। पेप्सिन की शर्त कैसी थी कि मैं तभी काम करूंगा जब मीडियम कैसा होगा, एसिडिक। जैसे मान लो अगर ये पेप्सिन आप हो, अभी मैं इसका एक एग्जांपल आपको दूंगी, तो अब एसिड कहां से लाओगे, स्टमक में क्या एसिड प्रोड्यूस करेंगे। तो स्टमक ने कहा ठीक है तेरा काम मेरे लिए जरूरी है, अब जरूरी काम है तो कुछ शर्त तो माननी पड़ेगी। तो इसने कहा ठीक है मैं स्टमक में रिलीज कर दूंगा एसिड को। एसिड रिलीज हो गई, तेरा काम तो हो गया, तो फिर अपना काम कर लियो।
पर इसने सोचा एसिड, मैंने इसकी बात मान के तो रिलीज कर दी, क्या एसिड स्टमक के लिए नुकसान नहीं करेगी? तो इसने कहा चलो तेरी बात भी मान ली, अपनी बात भी मान ली, मैंने सिक्रीट कर दिया म्यूकस को भी। स्टमक में एसिड रिलीज क्यों हुई? पेप्सिन की बात मानने के लिए, ताकि पेप्सिन अपना काम करे। अब स्टमक को बचाना भी तो जरूरी है, एसिड हमारे पेट में है तो पेट तो खराब हो जाएगा। तो मैं इसने बोला मैं म्यूकस को सिक्रीट करूंगा जो इसकी इनर लाइनिंग पे आ जाएगा, जो प्रिवेंट करेगा कि एसिड स्टमक को ना जलाए, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, स्टमक पे लगेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूरा टाइम क्या आ गया है? म्यूकस। सो म्यूकस प्रिवेंट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक बाय द एक्शन ऑफ HCl। और HCl का रोल क्या होगा? एक तो पेप्सिन काम कर सके टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, और HCl का रोल होगा टू किल जर्म्स। हम खाना खाते हैं, अभी मैं बोर्ड से लिख रही हूँ और अगर मैं बिना हैंड वॉश किए खा लेती हूँ तो ये सारे जर्म्स कहाँ चले जाएंगे? अंदर। तो HCl रिलीज हुआ है, वो इन जर्म्स को क्या कर देगा? किल कर देगा। तो अब आप इसमें एक एग्जाम्पल भी सोच सकते हो, जैसे मान लो आप हो ये पेप्सिन और आपने कुछ काम करना है, आपके पेरेंट्स ने आपसे कुछ काम कराना है, आपने शर्त बोल दी कि मैं ये काम तभी करूंगा जब आप मुझे पार्टी पे जाने दोगे। तो आपकी पार्टी क्या है? एसिडिक मीडियम। और आपके पेरेंट्स को पता है आपकी पार्टी आपके लिए गलत है, तो वो कहेंगे ठीक है तू पार्टी पे जा। पार्टी पे जाने के लिए आपको ड्रेस दिलवा दी HCl, आप चले गए पार्टी में। नेक्स्ट क्या होगा? उन्होंने आपके कजन को आपके साथ भेज दिया, आपके ब्रदर को, आपकी कजन को आपके साथ भेज दिया, क्योंकि उन्हें आपको प्रोटेक्ट भी करना था। मतलब आपकी बात भी मान ली, आपको प्रोटेक्ट भी कर लिया, दोनों बातें क्लियर हो गई। तो स्टमक क्या करता है? पेप्सिन का काम उसके लिए जरूरी है, पर वो स्टमक को नुकसान नहीं होने दे सकता, तो HCl भी सिक्रीट करता है और म्यूकस भी सिक्रीट करता है टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। आई होप आपको स्टमक तक समझ आया होगा। अब स्टमक में क्या हुआ? प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गए, मतलब एक और डाइजेशन का काम हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, क्या इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन हुई थी? नहीं। एक ऐसा ऑर्गन जहां पर कोई डाइजेशन नहीं होती, वो क्या है? इसोफेगस, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। अब आप नेक्स्ट देखो, स्टमक से खाना कहाँ जाएगा? ये खाना जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबको कंफ्यूजन रहती है कि स्टमक के बाद खाना लिवर में जाएगा या पेनक्रियाज में जाएगा। इन दोनों में खाना नहीं जाएगा। खाना ऐसे नीचे आया, यहाँ से डायरेक्टली किस में जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पर स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर भी कुछ डाल रहा है और पेनक्रियाज भी कुछ डाल रहा है, वो दोनों कहाँ आ रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लिवर क्या करता है? लिवर भी कुछ सिक्रीट करता है। लिवर सिक्रीट करता है दो चीजों को, एक होता है बाइल जूस और एक होता है बाइल सॉल्ट्स। और पेनक्रियाज भी कुछ सिक्रीट करता है। पेनक्रियाज सिक्रीट करता है अपने पेनक्रियाटिक जूसेस को, जो दो होते हैं लाइपेज और ट्रिप्सिन। अब देखो, पेनक्रियाज ने सिक्रीट किया था लाइपेज, स्टमक ने रिलीज किया था पेप्सिन। आपको कुछ कॉमन लग रहा है? पेप्सिन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसने प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट किया, इसने कुछ प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया। अगर कुछ प्रोटीन्स बच गए थे तो वो कौन कन्वर्ट कर देगा? पेनक्रियाज कन्वर्ट कर देगा इन प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड्स। आप ध्यान से देखो, पेनक्रियाज ने कुछ सिक्रीट किया, लिवर ने कुछ सिक्रीट किया। ये एक्शन होगा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो एक्शन हुआ, ये हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में। हुआ किसकी वजह से? क्योंकि पेनक्रियाज ने जूस सिक्रीट किया था, उसकी वजह से ये हुआ। पर हुआ कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जैसे पेप्सिन शर्त लेके आया था कि मीडियम कैसा होना चाहिए, ऐसे देख पेनक्रियाज में जो ट्रिप्सिन था वो भी अपने पास एक शर्त लेकर आया था कि मीडियम कैसा होना चाहिए? बेसिक या फिर एल्कलाइन। एल्कलाइन बेटर वर्ड है। एल्कलाइन आर बेसिस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर, जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें बोलते हैं एल्कलाइन। ट्रिप्सिन की शर्त थी कि मीडियम कैसा होना चाहिए? एल्कलाइन। पेप्सिन की शर्त थी कि मीडियम कैसा होना चाहिए? एसिडिक। तो HCl आया था। अब ट्रिप्सिन की शर्त को पूरा करने के लिए जो लिवर होता है, लिवर में जो बाइल जूस है, जूस है ना, जूस है, तो ये सिक्रीट कर देता है बेस को। ये मीडियम को क्या बना देता है? एल्कलाइन। क्योंकि शर्त तो माननी पड़ेगी। यहां तक कैसा आ रहा था मिक्सचर? एसिड। अब एसिड जब यहां जाएगी तो लिवर ने इसको क्या बना दिया? इसमें कुछ ऐड कर दिया, जिससे मीडियम कैसा बन गया? एल्कलाइन या फिर बेसिक। जूस है, बेसिक का मतलब होता है कोई चीज बिटर है, मतलब कड़वी है। एसिड का मतलब होता है
कोई चीज खट्टी है, जैसे लेमन में एसिड होता है, अब यहाँ पर कड़वी है तो इसने मीडियम को कड़वा कर दिया। लिवर ने दो काम किए थे, एक तो बाइल जूस सिक्रीट किया था और एक और क्या सिक्रीट किया था, बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स का काम होता है बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करना छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में, मतलब बहुत बड़े फैट के पार्टिकल्स हैं उनको छोटे छोटे में कन्वर्ट करना। ये रोल किसका है, बाइल सॉल्ट्स का, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो bile salts helps in emulsification of fats, which means conversion of large globules into smaller ones. छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने को हम क्या बोलते हैं, emulsification of fats. तो अब देखो लिवर क्या कर रहा है, एक तो मीडियम को अल्कलाइन बना रहा है बाइल जूस सिक्रीट करके, बाइल सॉल्ट से ये बड़े बड़े फैट को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में। पेनक्रियास सिक्रीट कर रहा है ट्रिप्सिन को, जो प्रोटीन्स को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, एमिनो एसिड्स में जो बचे हुए थे। और मीडियम को क्या बना रहा है, क्योंकि इसको मीडियम कैसा चाहिए, बेसिक, तो वो कौन बना रहा है, लिवर। पेनक्रियास का एक रोल और रह गया, लाइपेज। लाइपेज आपने एक वर्ड सुना होगा, लिपिड्स। लिपिड्स का मतलब होता है फैट्स, तो ये लाइपेज एंजाइम जो आया है वो वहीं से आया है। लाइपेज एंजाइम का रोल होता है फैट्स को कन्वर्ट करना इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैट्स को किसने कन्वर्ट किया, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। अब आप देखो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया था, कहां पर, माउथ में, खाना नीचे आया। स्टमक ने किसको कन्वर्ट किया, प्रोटीन्स को, एमिनो एसिड्स में, नीचे आया स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें से बेसिक मीडियम भी आया, और पेनक्रियास ने सिक्रीट किए जूसेस जिसने कन्वर्ट किया प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में। पर क्या ये पेनक्रियास में हो रहा है, नहीं। क्या ये वाला पेनक्रियास में हो रहा है, नहीं। ये पेनक्रियास के सिक्रीटेड जूसेस से हो रहा है, पर ये पेनक्रियास का जो जूस सिक्रीट है वो जा किसमें रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो ये एक्शन हो रहा है ये पूरा हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, व्हाट इज द कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। पूरी की पूरी डाइजेशन कंप्लीट कहां होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ था, और स्टमक में प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स में, पर जो बचे हुए प्रोटीन्स थे वो यही कन्वर्ट हुए, जो फैट्स था वो यही कन्वर्ट हुआ। मतलब प्रॉपर जो डाइजेशन थी वो हमेशा कहाँ कंप्लीट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। टीथ में मैकेनिकल ब्रेकडाउन हुआ, सलाइवा सिक्रीट हुआ, सलाइवा सिक्रीट किया सलाइवरी अमाइलेज ने, उसने कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया और फूड को क्या कर दिया, मॉइस्चर। इसोफेगस में पेरिस्टालिसिस हो रही है जिससे खाना नीचे जा रहा है। स्टमक 3 जूसेस को प्रोड्यूस कर रहा है, HCl, म्यूकोस और पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर रहा है, उसको मीडियम कैसा चाहिए, एसिडिक। म्यूकस इनर लाइनिंग को प्रिवेंट कर रहा है HCl के एक्शन से, और HCl एसिडिक बना रहा है मीडियम, और जर्म्स को क्या कर रहा है, किल। नेक्स्ट, लिवर और पैंक्रियाज अपने सिक्रीशंस डाल रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिस सिक्रीशंस की वजह से बाइल जूस ने एल्कलाइन मीडियम बना दिया। एल्कलाइन मीडियम बनाने के बाद बाइल सॉल्ट्स ने फैट्स को, बड़े बड़े फैट्स को छोटे फैट्स में तोड़ दिया। उन छोटे फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में किसने कन्वर्ट कर दिया, लाइपेज ने। और ट्रिप्सिन ने जो बचे हुए प्रोटीन्स थे उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, एमिनो एसिड्स में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेशन क्या हो गई, कंप्लीट। अब अगर आप याद करो तो पहले था इंजेशन, फिर था डाइजेशन। डाइजेशन के बाद खाने का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। अब खाना क्या होगा, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब करने के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, सबसे पहले तो ये काफी कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर बहुत सारे विलाइज होते हैं, ऐसे प्रोजेक्शंस, ऐसे बहुत लंबे लंबे प्रोजेक्शंस होते हैं विलाइज के। उससे होगा क्या, मान लो एक सरफेस है ऐसे, एक सरफेस है ऐसे। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो उससे एब्जॉर्प्शन भी आसान हो जाता है। So, small intestine has villi, finger-like projections, which increases the surface area for absorption. Absorption के लिए surface area बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, increase. तो small intestine में villi होते हैं, और villi richly supplied होते हैं blood vessels के साथ। तो blood vessels ये सारा absorb कर लेंगे, जो भी food है उससे nutrient सब कुछ absorb कर लिए। एब्जॉर्ब करने के बाद अब देखो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां जा रहा है,
लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, उसमें भी विलाइज होते हैं, पर एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की। खाने की एब्जॉर्प्शन यहाँ हो गई, जो हमने खाना खाया था उसमें भी वाटर होता है कहीं ना कहीं, या फिर हम जो पानी पी रहे हैं उसमें जो वाटर कंटेंट है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद जो भी वेस्ट था जो हमने बॉडी ने प्रोड्यूस किया वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। खाना यहाँ आया, स्टमक, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस के थ्रू क्या हो जाएगा, इजेशन। पहले इंजेशन, फिर सबका डाइजेशन, फिर यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, फिर जो ये ब्लड है ये सेल्स के पास ले जाएगा फॉर एनर्जी एसिमिलेशन। इसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, एनस के थ्रू बॉडी से बाहर, दैट इज इजेशन। सो आई होप आपको डाइजेशन प्रोसेस समझ आया होगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जा रहा होता है तो यहां पर एक मसल होती है पाइलोरिक स्फिंक्टर जो खाने को नीचे भेजती है। उस मसल को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। और एक मसल एनस में भी होती है जो एनस को कंट्रोल करती है ताकि खाना नीचे पुश हो, दैट मसल इज नोन एज एनल स्फिंक्टर। तो आपको इन दो मसल्स के नेम लर्न करने हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, एक इंटेस्टाइन है स्मॉल और एक क्या है, लार्ज। जो स्मॉल होती है वो एक्चुअल में उसकी जो लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर आप एनसीईआरटी में देखो तो बहुत सारी कॉइड स्ट्रक्चर है, तो स्मॉल की जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है। फिर भी उसे स्मॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो पतली होती है। और लार्ज क्या होती है, मोटी, इसलिए लार्ज को लार्ज बोलते हैं और स्मॉल को स्मॉल। अदरवाइज लेंथ की बात करें तो स्मॉल ही बड़ी होती है। और अगर हम बात कर रहे हैं हर्बीवोर्स की, हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, और कार्निवोर्स वो होते हैं जो फ्लेश को ईट करते हैं। और जो प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स में एक कंपोनेंट होता है दैट इज सेलुलोज, और सेलुलोज डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि सेलुलोज डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है और डाइजेशन होती कहाँ है प्रॉपर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, क्योंकि हर्बीवोर्स को सेलुलोज डाइजेस्ट करना है तो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन कार्निवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। मतलब अगर हम दो ग्रुप ऑफ एनिमल्स ले रहे हैं, एक हर्बीवोर्स है और एक कार्निवोर्स, तो किसकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होगी, हर्बीवोर्स की, क्योंकि हर्बीवोर्स हैव टू ईट ग्रास which has cellulose content in it which is hard to digest। तो इसीलिए इनमें क्या होती है, हर्बीवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है। सो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, इन विच वी डिस्कस्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज वेल एज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। So this was all about today's class. I hope you liked the video, and if you did, please share this video with your friends as well. In our next lecture, we'll be studying about next life process, that would be respiration. Thanks for watching. I hope you all have a very nice day. Thank you.